अगर कोई भी अपराधी किसी पर्सन के साथ ऑफेंस करेगा तो जो ऑफेंडर है वो एक पर्सन को विक्टिम बनाएगा। उनका यह सोचना था कि किसी भी अपराध को करने के पहले कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। उनका यह सोचना था कि इंग्लिश में कहावत है ना, हिंदी में से हिंदी इंग्लिश में बाद में बोले, जहां आग लगता है वहां धुआं धुआं होता है, या जहां धुआं दिख रहा है वहां, सॉरी उल्टा बोल दिया, जहां धुआं रहता है वहां आग लगता है। वेयर देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। आपको कहीं से दूर से धुआं दिख रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आग लगा है। यही बात, यही थ्योरी थी स्टीफन साहब के माइंड में सेक्शन 6 को लिखने के पीछे। उनका यह कहना था कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रीजन रहेगा, ऐसे ही हवा में अपराध नहीं होता। अब आप बहुत कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर अपराध के पीछे कोई ना कोई कारण होगा तो होगा। और हम अपराध को नहीं, अपराधी को पनिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अपराध को नहीं पनिश कर सकते, हम अपराधी को पनिश करते हैं। और अपराधी को पनिश करने का पीछे लॉजिक होता है कि हम विक्टिम के साथ जस्टिस करें, और जो दूसरे सो कॉल्ड बनने वाले अपराधी हैं उसके मन में डिटरेंट थ्योरी, यानी कि उनके मन में डर उत्पन्न हो लॉ का कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो भाई जब तक आग नहीं लगेगा तब तक धुआं नहीं दिखेगा। तो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सीधा सा, कि एक आदमी है ए, समझना, एक बार समझ लो, लॉजिक बहुत मजेदार है, रटना नहीं। एक आदमी है ए, ए पर ये एलिगेशन है, ए अक्यूज्ड है, इसके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है, एलिगेशन ये है ए के ऊपर कि इसने बी की पिटाई करी है, बी को इसने मारा पीटा है। ध्यान से सुनिएगा, ए के ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ है कि इसने क्या किया है, बी की पिटाई करी है, मारपीट किया है, इसको चोट पहुंचाया है, इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है। तो बड़ी सीधी सी बात होगी, ए अगर बी को चोट पहुंचा रहा था, मान लीजिए आप खुद को प्रिज्यूम कीजिए, मैं अगर आपको सामने से आके पीटता हूं या आप किसी को जाके सामने से पीटते हैं, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहेगा, कोई ना कोई कारण तो जरूर रहेगा। तो ए और बी यहां पर हैं, ए ने बी की पिटाई करी तो बी मार खा रहा है, तो बी के मार खाने का कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर रहेगा। अब रीजन ये था कि बी ए की बहन को छेड़ता था, ये एक रीजन है। बी ए की वाइफ के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में था, ये भी रीजन है। ऐसा भी हो सकता है कि बी ए को रंगदारी का पैसा नहीं देता था, ये भी एक रीजन है। ये भी रीजन हो सकता है ए और बी के बीच में पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, धमकी हुई होगी। ये हो सकता है कि बी ने ए के फादर के साथ बदतमीजी की होगी। ए और बी एक ही ऑफिस में नौकरी करते होंगे, किसी बात को लेकर दोनों में डिस्प्यूट हो गया होगा, उसका खुन्नस बाद में ए ने बी के ऊपर निकाला। देयर में भी एंड नंबर ऑफ रीजंस, करोड़ों अरबों खरबों कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ए ने बी की पिटाई की। अब जब पिटाई होती है या कोई आदमी अपराध करता है, ए ने बी के साथ अपराध किया, मार पिटाई तो ऑफेंस है, तो अपराध करने का कारण, ए ने बी को पीटा, इसके पीछे का कोई लॉजिक, कोई कारण तो रहा होगा। तो वो पता नहीं है मेरे को, मैं तो क्या हूं, एक मूक दर्शक हूं, मैं बस खड़ा होकर देख रहा हूं, आई एम जस्ट एन स्पेक्टेटर, मैं खड़ा होकर वो छिपके देख रहा हूं सामने से। तो मैं जब खड़ा होकर देख रहा हूं तो ए बी को पीट रहा है और ए कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, ए बी को खूब गाली दे रहा है।
जितना दिल कर रहा है उतनी गाली दे रहा, बोल रहा है तू मेरी बहन के पीछे कैसे पड़ा, तू मेरी बहन को लव लेटर कैसे लिखा, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे किया, तूने मेरी बहन के नाम का टैटू कैसे बनाया, दिस दैट, जो बोलना था बड़ा बड़ बोले जा रहा है। ए बी के बारे में कुछ बड़ा बड़ बोले जा रहा है और साथ में पीटे भी जा रहा है, और बी कुछ सुन नहीं रहा है। बी उधर से चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। ए अलग चिल्ला रहा है, बी अपना अलग गाना गा रहा है, और मैं खड़ा होकर क्या कर रहा हूं, स्पेक्टेटर हूं, मैं सुन रहा हूं दोनों की बातें। अब बी बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो इसमें तो कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। तो मजा किस में आता है, जहां मसाला मिलता है, म से मजा म से मसाला, तो मसाले में मजा आता है। तो मजा आ रहा था ए की बात सुनने में। भाई बी को मार क्यों रहा है, तो कारण तो पता चला ना कि बी जो है ए की बहन के साथ छेड़खानी करता है, उसको लव लेटर भेजता है, उसको व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेज करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, जब वो कहीं जाती है तो उसको फॉलो करता है गाड़ी से, पैदल, जैसे बने वो सारी चीजें। नहीं मतलब फसाद की जड़ मेरे को जो समझ में आई कि एक की बहन है, एक की सिस्टर है, यानी एक की सिस्टर के साथ कुछ गलत करता है, इसी वजह से बी की पिटाई हो रही है। स्टीफन साहब की सोच ये थी। अब देखिए पिटाई हुई, पिटाई करते करते मान लीजिए ये मर गया, बी मर गया, बोला साला तेरे को मार ही दूंगा, इतना पीटा कि 10 मिनट के अंदर मर गया। मर गया तो ये भाग गया, भाग तो गया, लेकिन अब मर गया तो इसके परिवार वाले को पता चल गया कि ए ने पीटा है। ए के पीछे पड़ गया कौन, पुलिस। ए के पीछे कौन पड़ा, पुलिस। अब पुलिस ए को अरेस्ट करके ले आई। अब ए को अरेस्ट करके लाई तो ए भी, पुलिस भी पूछेगा भाई बताओ भाई क्यों मारा, किस लिए मारा। तो पुलिस को इसने एक कहानी सुनाई वही कि भाई मेरी सिस्टर के साथ ऐसे करता था वैसे करता था, मैं तो उसको समझाने गया था, थोड़ा बहुत हाथ उठाया था, मेरे को नहीं मालूम था कि मर जाएगा, लेकिन ये मेरी बहन के साथ गलत गलत काम करता था, छिड़खानी करता था, फॉलो बहुत बार समझाया फिर भी नहीं माना, तभी इसको अंत में जाके मैंने पिटाई करी। ये बात ए ने पुलिस को बताई। अब बड़ी सीधी सी बात है, आप भी सोचो, दिमाग वाली बात है, कॉमन सेंस है। पुलिस के कस्टडी में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग में पॉसिबल। पुलिस की कस्टडी में कुछ भी हो सकता है। आपको इस पे एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट में जोक सुनाता हूं, और ये जोक भी इसी से काम करेगा, सेक्शन 6 का ही जोक है, सुनिएगा ध्यान से। शायद हंसी ना भी आए लेकिन सोचिएगा जरूर कि क्या इसमें बात है। हुआ क्या कि एक आदमी ने, एक बड़े अधिकारी टाइप के आदमी ने पुलिस वाले को फोन किया, नेताजी टाइप आदमी ने फोन किया और कहा कि भाई मेरी बीवी का गहना चोरी हो गया है। अब भाई बड़ा आदमी था, गहना चोरी हो गया, पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए, 5-7 लोगों को पकड़ लिया। आपको पता है इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेशन हो रहा था। 1 घंटे के बाद उसी आदमी का वापस से फोन आता है पुलिस स्टेशन में और कहता है इंस्पेक्टर साहब गहना मिल गया, वो मेरी वाइफ ही गलत रख करके अपने घर में ही भूल गई थी। बोले क्या बात कर रहे हो आप नेताजी, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ 4 लोगों ने तो कबूल भी कर लिया कि गहना मैंने चोरी किया है, आप कहते हो गहना मिल गया, ऐसा कैसे होता है? मतलब समझ में आ गया होगा कि जो गहना चोरी नहीं गया उसको भी पुलिस वालों ने डंडे के जोर से, और खास के इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, भारत के संदर्भ में, तो डंडे की जोर से उगलवा लिया, कहवा दिया कि हाँ भाई उसने ही चोरी की है, ये मान लिया गया। चलिए तो आपको थोड़ा फैक्चुअल लग रहा होगा, काल्पनिक लग रहा होगा, मैं आपको असली वाला बता देता हूँ। मैंने भी बताया था एक आमिर खान करके, हीरो नहीं है इंसान है, दिल्ली का है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पहले ही बताया है, रिसेंटली हाल फिलहाल की बात है। उसको करीब करीब 14 साल के बाद जेल से रिहाई हुई, सारे जितने भी केसेस थे सारे केसेस उसके खत्म हुए। उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट। उसने अपनी पूरी आत्मकथा में पूरी बात लिखी है कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मैं जा रहा था दवाई लाने के लिए, पीछे से उन्होंने धक्का दिया, जिप्सी में पूरा उलट के रख दिया और मेरे पीठ के ऊपर सारे पुलिस वालों ने लात जूते बरसाए, मेरे हाथ में रस्सी बांधी
और मेरे मुंह पे कपड़ा लगाया और इंटरोगेशन रूम में इंटरोगेशन कर रहे थे। मुझे 3rd डिग्री दिया। 3rd डिग्री में क्या किया, मुझे बर्फ के सिल्ली पे लड़काया गया, मेरे नाखून निकाल लिए गए। अब सोचिए, हम लोग को एक सुई चुभता है जो हम लोग चिल्लाते हैं, और उसका पूरा शरीर के जो 5-5-10 जो उंगलियां हैं हाथ के पैर के, उसके नाखून निकाल लिए गए। उसके बाद उसको साइन करवा लिया गया ब्लैंक पेपर पर, कन्फेशनल स्टेटमेंट उसमें लिखा गया और उसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में। 7 दिन पहले से मार पिटाई करी, 10 दिन पहले से मार पिटाई करी, और 10 दिन के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया और बोला कि कोर्ट में कुछ बोलना नहीं कि 10 दिन पहले पकड़ा था। नियम क्या कहता है, 24 घंटे में पेश करो, वहां 15 दिन के बाद पेश कर रहा था। सब ऐसी की तैसी थी। तो अपने मुद्दे पे ही रहना है। तो अब पॉइंट क्या, लॉ भी कहता है कि भाई पुलिस की कस्टडी में अगर कोई बात सामने से आती है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर ए क्या है, ए अक्यूज्ड हो गया है। अब ए अक्यूज्ड हो गया तो स्टीफन साहब की सोच देखिए, उसको पकड़ लेंगे 6 जाएंगे। ऐसे बिना मतलब का कुछ नहीं लिखा रहता है सेक्शन 6, सबका मतलब है, सबका मतलब है, एक डॉट कॉमा फुल स्टॉप कॉलन सेमीकॉलन सबका मतलब है। तो अब तो लॉ भी कहता है, कोर्ट भी कहता है, जज भी कहता है, दुनिया भी जानती है कि पुलिस वाले से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। वकील का भी अगर झूठ बोलने में अगर कोई बाप है तो वो पुलिस वाला है। ये सबको पता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबको कॉमन पर्सपेक्टिव पता है, ठीक है। तो नाउ ये बात हो गई, तो पुलिस वाले की बात पे भरोसा तो हम कर नहीं सकते। अब ये मैटर जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में आया, कोर्ट में क्या किया, पुलिस वाले ने अपनी पुलिस रिपोर्ट बना दी। पुलिस रिपोर्ट बनाया, जिसको हम लोग चार्जशीट बोल देते हैं, टेक्निकली नहीं है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट बनाई और कोर्ट में सबमिट कर दी। और कोर्ट में सबमिट करके कहा कि जनाब इसने तो सीधा सीधा कन्फेशन दे दिया है। इसने तो कहा है कि इसने कबूल किया कि हाँ जी मैंने मारा, वो मेरी बहन को छेड़ता था इसलिए मैंने मारा है। तो आप जज हैं तो क्या आप कन्फेशनल पर आप जाकर के सीधा उसको कन्विक्ट कर देंगे? सबको पता है कि पुलिस की कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन 0 होता है, कोई बात ही नहीं है, उसकी वैल्यू होती है। तो आपने क्या किया, उसकी पुलिस रिपोर्ट को बुरी तरह से खारिज कर दिया, पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, और आपने कहा कि नहीं भाई हम तो अपने तरीके से ट्रायल चलाएंगे तो चलाएंगे। ट्रायल में क्या होगा, एविडेंस होगा, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा और विक्टिम प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा और डिफेंस का भी एविडेंस होगा। अब जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की बारी आई तो सीसीटीवी खंगाला पुलिस वालों ने। अब वो पुलिस वाले खंगाल के रखे थे, उसमें मेरा नाम पकड़ के डाल दिया। बोले अच्छा सर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में थे, सर का चेहरा दिख गया सीसीटीवी में, पकड़ के लाओ उनको। एफआईआर में नाम डाल दिया, बोले गवाह है, अब हो गई ऐसी तैसी। अब जाना पड़ेगा। कोर्ट ने क्या किया, सम्मन भेज दिया, बोले जाओ भाई आओ। नहीं सम्मन पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वारंट पे नहीं जाएंगे तो बेलेबल वारंट, नहीं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट। अब सम्मन पे ही मैं सीधा आदमी चला गया डर के मारे, हो गया चलो भाई चलो चलते हैं। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने मुझे बुलाया और मैं जाकर के वहां खड़ा हो गया और मैंने जाके सारी बात बताई। अब सवाल क्या है, मैंने पूरी बात कही कि हाँ जी सुबह का 6:30 बजा था, मैं वहां मॉर्निंग वॉक में था, इस तो चिल्लाने की आवाज आई बचाओ बचाओ, तो मैं वहां पर गया, लेकिन मैं झाड़ियों के पीछे से खड़ा होकर छिप के देख रहा था, इस डर से कि शायद किसी के पास पिस्टल हो, कोई मुझे देख के गोली ना मार दे। लेकिन मैंने उनकी सारी बातें सुनी, तो जो मैंने जैसा सुना था पॉइंट वाइज, जो मुझे मेमोरी में याद था, वो मैंने सारी बातें बता दी। ये बता रहा था कि मेरी बहन के साथ छेड़ता है, ये करता है, वो करता है, दिस दैट सारी बातें। तो ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, ये मेरा क्या है, कथन है, ऑन ओथ, शपथ पूर्वक बयान मैंने दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि मैंने भी ये कहा कि ए ने बी को मारा। अरे ठीक है भाई, बी ने छेड़खानी करी तुम्हारी बहन के साथ तो तुम एफआईआर कराते, लेकिन तुमने कानून को हाथ में लिया इसलिए ए को तो छोड़ा नहीं जाएगा। यानी क्या किया मैंने क्या किया, अक्यूज्ड के फेवर में नहीं, अक्यूज्ड के फेवर में नहीं, प्रोसिक्यूशन के फेवर में मैंने जाकर के गवाही दे दी। मैं ऐसे भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस था ना, विटनेस था, तो मैंने उसके फेवर में जाकर गवाही दे दी। तो अब सवाल आपके ऊपर है, आप जज साहब हैं, जज साहिबा हैं, तो क्या आप इकलौता मैं आई विटनेस हूं, मैं डायरेक्ट एविडेंस हूं, मैंने घटना होते देखा है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, मैं भी वहां था, तो क्या मेरे इकलौते के एविडेंस पर, मेरे इकलौते के बयान पर
आप इस ए नाम के पर्सन को सजा दे देंगे 302 के अंदर अंडर सेक्शन 302? इतने से मेरी बात पर आप सजा दे सकते हैं? आंसर है नो। आप डायरेक्ट कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने कहा वो स्टेटमेंट है, मैंने जो कहा वो बयान है। तो मेरा बयान इतना तो पक्का है कि जो मैं कह रहा हूं, चूंकि वो घटना से रिलेटेड है, चूंकि वो मर्डर के कांड से रिलेटेड है, इसीलिए वो कनेक्टेड है। मेरी घटना से क्या है, मैंने जो कहानी है वो घटना से कनेक्टेड है। चूंकि जो मेरा फैक्ट है, जो मेरा कथन है, जो मेरा स्टेटमेंट है, वो घटना से रिलेटेड है, इसीलिए वो रिलेवेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो बात रिलेवेंट है, क्या वो एडमिसिबल होगी कि नहीं होगी? अगर ये मेरी बात एडमिसिबल कर ली सेशंस कोर्ट ने, तो एक को कोई भगवान भी नहीं बचाने वाला है। क्योंकि मैंने साफ साफ कहा कि नहीं जी, ए ने ही मारा है। मैंने ये साफ साफ कहा कि हाँ वो ठीक है, उसने बोला था कि उसकी बहन को छेड़ता था, उसकी बहन को फॉलो करता था, लेकिन मर्डर तो ये नहीं किया है। तो मर्डर के लिए गिल्टी तो हो ही जाएगा। सजा कुछ भी हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जिंदगी भर हो, फांसी हो, कुछ भी हो, होगा तो पनिशमेंट। यानी मेरे स्टेटमेंट पर कन्विक्शन होना तय है। लेकिन कन्विक्शन होना तय इतना आसान नहीं है प्रभु। मेरी बातें रिलेवेंट हो सकती हैं, लेकिन अब ये जज डिसाइड करेगा अंडर सेक्शन 136 कि एडमिसिबल होगा कि नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बात रिलेवेंट क्यों है? दिस इज ए क्वेश्चन। आपने कह दिया कि सर ये कनेक्टेड है, मैंने भी कहा सर ये कनेक्टेड इसलिए रिलेवेंट है। ठीक है, रिलेवेंट है, कनेक्टेड है तो रिलेवेंट है। तो ये जनरल लॉजिक है, ये लॉजिक है। लॉजिकली यू आर सेइंग कि हाँ सर, आप घटनास्थल पर मौजूद थे, आपने घटना होते हुए अपनी आंखों से देखा, और जज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, घटना से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स लॉजिकली इट इज कनेक्टेड, लॉजिकली माय स्टेटमेंट इज रिलेवेंट। बट व्हाट अबाउट लीगली? क्या मेरी बातें, मेरा स्टेटमेंट लीगली रिलेवेंट है? अगर जो लीगली रिलेवेंट होगा मेरा स्टेटमेंट, तो ही भैया मेरे स्टेटमेंट पर कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा, तो ही मेरे स्टेटमेंट को एडमिसिबल किया जाएगा। तो अब जो है, प्रोसिक्यूशन का वकील लगा एविडेंस एक्ट पलटने। एविडेंस एक्ट पलटने लग गया, ढूंढने लगा उसमें। क्या ढूंढेगा? दो लोग आपस में बात कर रहे थे, चुटुर 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 इसलिए कर रहे थे, दोनों एक गाली गलौज कर रहा था, कह रहा था बचाओ बचाओ। तो दो लोग चुटुर चुटुर बात कर रहे थे। अब जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तीसरा आदमी छुप के सुन रहा है, तो दो लोगों के बातचीत को अगर कोई तीसरा आदमी सुन लेता है, तो क्या इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि तीसरे ने जो बात सुनी है, घटना स्थल पे सुनी है, और वो अगर कोर्ट में आके कुछ बताता है, तो उसकी बात का कोई वजन होगा कि नहीं होगा? भाई मैं तीसरा ही आदमी हूं ना। दो लोग आपस में बात कर रहे थे चुटुर चुटुर, और मैं तीसरा आदमी जो कि घटनास्थल पर मौजूद था, मैं घटना को देख भी रहा, मैं उनकी बातों को सुन भी रहा हूं। तो क्या मेरा जो कहना कोर्ट में आके वो सही है, वो एडमिसिबल है, वो रिलेवेंट है, लीगली चलेगा? देन सेक्शन 6 का पिटारा खुलता है, देन स्टीफन साहब का पिटारा खुलता है। सोचिए कितनी सीधी सी बात है, लेकिन इसको ट्विस्ट करके नहीं समझना है। तब सेक्शन 6 का पिटारा खुलता है, तब से स्टीफन साहब ने इसी बात को सॉल्व करने के लिए कहा। स्टीफन साहब ने कहा कि भाई अगर जो दो आदमी चुटुर चुटुर बात कर रहे थे और सर वहां खड़े होकर के सुन रहे थे, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, अगर कोई तीसरा आदमी उसको सुन लेता है और उसी बात को आके कोर्ट में बताता है, कंडीशन क्या है? मैं जो थर्ड पर्सन जो बातें सुन रहा हूं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सुन रहा हूं, यानी मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं, यानी मैं घटना को होते हुए देख रहा हूं, यानी वो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। अगर मैं जाके कोर्ट में कहता हूं जी बी बोल रहा था बचाओ बचाओ, तो मेरी आंखों के सामने है, सेम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब है जब कोई घटना शुरू होती है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है।
अब घटना कब से शुरू, मार पिटाई पता नहीं, लेकिन कंप्लीट उसके मर्डर पर हुई। तो मैं पूरी घटना, एक ट्रांजैक्शन है, अब वो ट्रांजैक्शन की कड़ी में मैं घूम गया और मैं उसी टाइम पर, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मौजूद हूं। तो मैं सेम ट्रांजैक्शन का, घटना क्या हुई, एक बंदे के साथ मार पिटाई शुरू हुई, उसको हर्ट करना शुरू किया, उसको पीटना शुरू किया और उस बंदे का मर्डर कर दिया। तो घटना खत्म हो गई, एक तरीके से ये घटना खत्म हो गई। अब मैं जो सुन रहा हूं थर्ड पार्टी, मैं फंस गया इस घटने में। क्या हो गया, मैं इस घटना का हिस्सा बन गया। आई एम द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसीलिए कहता कि एक तथ्य जब दूसरे तथ्य के साथ मैच कर जाता, जब ये पढ़ेंगे तो पागल हो जाता है आदमी, ये तथ्य क्या होता है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से मैच कैसे करता है। उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको समझ लो। तो मैं क्या हो गया, मैं, मेरा स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, स्टीफन साहब ने ये कह दिया सेक्शन 6 के अंदर जाकर के कि अगर कोई थर्ड पर्सन अगर कुछ सुनता है, उसके बारे में कुछ कहानी जानता है और कोर्ट में आकर के जब कुछ बताएगा, तो जो कुछ भी उसने सुना, मैंने जो कुछ भी सुना वो सब सुसंगत है। मैंने जो कुछ भी सुना घटना पर, घटनास्थल पर, वो रिलेवेंट है। और जो रिलेवेंट है, तो ये रिलेवेंट मतलब सेक्शन 6 में ये कहा गया कि तीसरा आदमी अगर दो आदमी की बातें सुन लेता है तो वो रिलेवेंट है। ये लॉ कहता है। और जब लॉ कह दिया तो मैं तो शेर ऐसे ही हो गया, मैं तो शेर हो गया, सवा शेर हो गया। क्योंकि लॉ ने कहा है कि दो आदमी की बातें अगर कोई तीसरा आदमी सुनता है तो वो घटनास्थल पे सुन रहा है तो वो सुसंगत है। अब सुसंगत है मतलब वो रिलेवेंट है। तो लॉ में रिलेवेंट है, इसका मतलब लीगली रिलेवेंट है। यानी कि मैंने जो कुछ भी कोर्ट में कहा वो सब क्या हो गया, लीगली रिलेवेंट हो गया। लीगली रिलेवेंट कहां हुआ, सेक्शन 6 में हुआ। तो मेरी बात लीगली रिलेवेंट हो गई सेक्शन 6 में। इसीलिए अब मेरे को पक्का विश्वास है कि जो जज है मेरी बात को क्या करेगा, एडमिसिबल कर लेगा। अब उसको मेरे स्टेटमेंट को एडमिशन मिल जाएगा, मेरा स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि सर ने ऐसा कहा था। उसके बयान को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि। अब मेरी बात को ध्यान में, तो मैं इकलौता गवाह हूं ना, तो मेरी बात पर ध्यान को, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ए ने अपराध किया है, मर्डर किया है, उसको भाई देते हैं आजीवन कारावास। तो समझ में आया क्या वजूद है सेक्शन 6 का। इसलिए बोला सेक्शन 6 सिर्फ पढ़ करके या रेस जेस्टे का डेफिनेशन रटा करके तोते की तरह, या रेस जेस्टे लिखा करके काम नहीं होगा। इसका आप थ्योरी समझिए, इसकी जो रीजन है इसके पीछे का वो। तो आप सोचिए कि अगर मेरे स्टेटमेंट को तवज्जो नहीं देता सेक्शन 6, मैं खुद था ना घटनास्थल पर, मेरे स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप सोचिए एक जज जो घटनास्थल पर था ही नहीं, एक पुलिस वाला जो घटनास्थल पर था ही नहीं, ठीक है, घटना होते हुए तो मैंने देखा, ना तो पुलिस वाला गया ना तो जज गया। और समस्या किसके पास है, जज के पास। तो जज अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, कोई भूत आके उसको बताएगा सपने में कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तुम लिख दो जजमेंट में कि हाँ ए ने मर्डर किया है, ऐसा तो नहीं होगा। जज को क्या चाहिए, सबूत, साक्ष्य, एविडेंस, गवाह। वो मैं मिल गया और मेरी बातों को उसको सपोर्ट कहां से मिल गया, मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए उसको सेक्शन 6 मिल गया। तो पकड़ लिया सर को, और सर को पकड़ा और सर की बात को सेक्शन 6 से पकड़ा और पकड़ करके उसने कन्विक्शन कर दिया। आई होप सो कि यह बात आप लोग को समझ में यहां तक आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए मैं आगे आपको कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं। आई एम श्योर कि समझ में आ गई होगी। नाउ अब इसी चीज को हम लोग रट के बैठे हैं कॉलेज लाइफ से, सेम ट्रांजैक्शन है, रेस जेस्टे है, सेक्शन 6 है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक ऐसा सीन है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं ए के नाम से। ए एक अगेन पर्सन है। ए ने बी के ऊपर
उसकी गर्दन पर, उसके नेक पर, गर्दन पर चाकू से हमला किया, नाइफ से हमला किया, चाकू से हमला किया। गर्दन पर हमला किया तो गर्दन रेत दिया होगा, काट दिया होगा। क्या हो गया? फाइनली कील्ड। यानी ए ने क्या किया? बी का सीधा सीधा मैं बोलूं तो सिंपल लाइन में मर्डर कर दिया। ठीक है। मजेदार चीज क्या होता है कि ए ने जो बी का मर्डर किया, जो गर्दन पर चाकू रखा, ये घटना शाम के समय की है। करीब करीब 6 बजे का समय होगा, शाम के 6 बजे होंगे। अब भाई लॉकडाउन अभी आजकल होने लगा है, तो मैं सामान लेकर के उसी रास्ते से लौट रहा था। तो जैसे गर्दन पर चाकू रख के रेतना शुरू किया तो वो आदमी चिल्लाना शुरू किया, डिसीज्ड पर्सन। तो चिल्लाने की आवाज सुनता है तो कोई भी आदमी थोड़ा जाता है, सोचता है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते चल के देखते हैं, बचाएंगे किसको, क्या हो रहा है। तो गया देखने के लिए, लेकिन अपनी भी जान फंसी रहती है, कहीं मेरे को भी ना मार दे। तो दूर से देखा, थोड़ी दूरी से 5-6 फीट की दूरी से देखा, तो देखा कि ए नाम का पर्सन है जिसको मैं पहचानता हूं, बी को ही पहचानता हूं, और ए ने बी का गर्दन रेतना शुरू कर दिया, जैसे बकरे को काटता है वैसे काट रहा है। तो ऑब्वियसली आदमी चिल्लाएगा, तो बकरा चिल्लाता है तो आदमी कौन सी बड़ी बात है। बकरा घास खा के कटता है, बकरा क्या करता है, वेजिटेरियन होता है बेचारा, घास खाता है, वो कटता है तो चिल्लाता है। इंसान तो नॉनवेज खाता है तो भी चिल्लाता है। तो चिल्लाना तो सबको है। नाउ अब ये जो गर्दन काट रहा था, बड़ी खुन्नस में काट रहा था ए बी का, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आज तेरे को साले छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। और बी पूरा हाथ पैर पटक रहा है, बोलता है छोड़ दो, आज जाने दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, जाने दो, आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो दिस दैट। नहीं नहीं, आज तो तेरे की हिम्मत कैसे हुई, ये वो दिस दैट। अब मैं भी क्या है, मैं सब कुछ का डायरेक्ट एविडेंस हूं अगेन। नाउ जैसे बेचारे ने दम तोड़ दिया बी ने, वो लोग तो चले गए। मैंने पुलिस को फोन मिलाया, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। पुलिस आई, पुलिस को घटना बताया, सब कुछ हुआ, एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिपोर्ट हुआ, 161 चल गया, 161 सीआरपीसी। मेरा बयान वयान ले लिया, क्योंकि मैं ही वो पहला पर्सन था जिसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो मतलब एफआईआर तो मेरे नाम से हुआ ना भाई। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड द पुलिस, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो मैंने दी, तो एफआईआर मेरे नाम से हो गया। आई एम द कंप्लेनियंट, सॉरी आई एम द इंफॉर्मेंट टेक्निकली। नाउ वही पूरी कहानी। अब ये मैटर कोर्ट में फिर जाएगा, कोर्ट में फिर वही कहानी बनेगी जो मैंने अभी जस्ट पहले वाला एग्जांपल में बताया। तो ए ने बी को मारते समय जो कुछ भी कहा, और बी ने पलट के ए को जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया, या जो कुछ भी बी ने बोला, छोड़ दो, बचा, आज भर के लिए छोड़ दो, आज केस नहीं करूंगा, एक हाथ तेरे को जान से ही मार दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। एक के हाथ में चाकू था, और बहुत तेज धार वाला चाकू था, चमक रहा था, और एकदम कसाईयों टाइप चाकू था। ये सब जो सारी चीजें जो मैंने देखी थी, वो सारी चीजें मैंने जाके कोर्ट में बताई। अब जो जज होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, उसके दिमाग में एक बात फिक्स्ड हो जाती है। आप लोग भी जज हैं, आप लोग भी जज बनने जा रहे हैं, आप लोग के दिमाग में एक बात फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई अपराधी अपराध करता है, या दो लोग कुछ आपस में चुटर चुटर बात करते हैं, यहां भी मर्डर है इसलिए चुटर चुटर बोला तो याद रह जाएगा। तो दो लोग आपस में जब कुछ बात करते होते हैं, या जो घटना स्थल पर जो कुछ भी घटित हुआ, अगर वो किसी थर्ड पर्सन ने फिर से देख लिया डायरेक्ट एविडेंस बन करके, या कोई भी आदमी, मैं क्या, यहां पर कोई भी XYZ पर्सन भी होता और वो घटना स्थल पर देखता किसी चीज को, तो वो क्या है, सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। सेम ट्रांजैक्शन मतलब ए के गर्दन काटने से बी के मरने तक एक ट्रांजैक्शन फिनिश। ए ने चाकू निकाला, बी का गर्दन काटा, बी ने जब दम तोड़ दिया, एक ट्रांजैक्शन फिनिश। लेकिन ये जो दम तोड़ा, वहां पर मैं सीन पर मौजूद था, या कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर मौजूद रहता, तो वो भी इस घटना का क्या हो जाता, हिस्सा बन जाता। क्योंकि वो घटना होता है, आपको इसको और समझना और इजी से समझना है तो समझिए।
दो भाई है, एक भाई जो है बहुत शराबी है, बहुत नंबर 1 पियक्कड़ है, जब देखो तो वहां कहां मिलेगा, बियर बार पे, नहीं तो जलेबी भाई, वैसा वाला सिस्टम है उसका। अब जो उसका बड़ा भाई है, उसको पता है कि मेरा भाई कहां मिलेगा, या तो ठेके पे मिलेगा तो जलेबी भाई के पास मिले, दो में से एक ही चीज। अब वो क्या करता है, ऑब्वियसली जाएगा लाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, भाई गलत संगत में पड़ गया तो चलो वहां से तुमको लेके आता हूं। अगर एक भाई दूसरे भाई को जाकर के बचाने के लिए जाता है और वहां दोनों के बीच में झगड़ा होगा, तो वहां पर जो ठेके वाला है वो जो कुछ देखेगा सुनेगा, वहां के लिए वो सुसंगत है, वो रिलीवेंट है। ये लॉ ने कह दिया है, ये बात सेक्शन 6 ने कह दिया है। तो ये हर एक जज को, अपकमिंग जज को पता होना चाहिए, जो जज बन गया उसको भी पता होना चाहिए कि जो दो आदमी आपस में बात करते हैं, घटनास्थल पर कोई घटना होती है तो ट्रांजैक्शन का वो हिस्सा बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर तो हो गया सिस्टम, जैसे बहुत बार ऐसे, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अब बड़ा भाई गया छोटे भाई को ठेके से उतार बुलाने के लिए, उसी बीच पुलिस की रेड पड़ जाती है, बोलता है कि यहां जितने लोग हैं सबको पकड़ के ले चलो, सारे उपद्रवी हैं। बड़ा भाई गया था, बिग ब्रदर गया था छोटे भाई को छोड़ा लाने के लिए ठेके पर से कि शराब नहीं लाए, उसी बीच रेड पड़ गई। तो बड़ा भाई भी जेल गया, छोटा भाई भी जेल गया, मैंने पकड़ा गया पुलिस के पास। तो पुलिस ने क्या मान लिया कि बड़ा भाई भी शराबी है, छोटा भाई तो है ही है। मतलब जो जिस जगह पर जाता है वो उसी का होके रह जाता है। अगर बड़ा भाई जाता जलेबी भाई के पास और छोटे भाई को लाने के लिए जाता, और वहां पर अगर पुलिस की रेड पड़ जाती, तो बड़ा भाई को भी क्या बोलते, ये भी जलेबी भाई के पास आया है, ऐसा बोलता कि नहीं बोलता पुलिस, बोलती कि नहीं बोलती पुलिस, ऑफ कोर्स बोलती। तो ये कहने का मतलब क्या है, सेम ट्रांजेक्शन को मैं बताना चाह रहा हूं, जलेबी भाई के पास नहीं भेज रहा हूं, सेम ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। मतलब घटनास्थल पर अगर किसी का मर्डर हुए देखा तो मैं भी उसके उसी का हिस्सा बन गया। कोई भी कांड होते हुए देखा, मार पिटाई होते देखा तो मैं घटनास्थल का क्या हो गया, उस घटना का क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो गया, उस ट्रांजैक्शन का। तो ये सेम ट्रांजैक्शन, तो बोले इस ट्रांजैक्शन का जब कोई हिस्सा बन जाता है तो इसी को बोलते हैं सेम ट्रांजैक्शन। और इसी को हम लोग इंग्लिश में जो लैटिन वर्ड है उसमें बोलते हैं क्या, रेस जेस्टे। इसी को बोलते हैं रेस जेस्टे, इसी को बोलते हैं रेस जेस्टे। तो आपके दिमाग में बस याद रखना है कि जब दो लोग कुछ भी कुछ आपस में बात होती है, कोई घटना स्थल पर कुछ भी हुआ है, वो सब रेस जिस्टे है। तो ये तो आदमियों वाली बात होगी, चलिए मैं एक इंसान हूं, एक घटना को होते हुए देखा तो वो सब रेस जिस्टे है। चलिए कुछ हटके थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ एक महिला है, थर्ड एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल समझ में ऑलमोस्ट सिमिलर था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको भी देखना है आपको, आपको दिमाग में ये नहीं फिट कर लेना है कि सर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो रेस जिस्टे पे ही जाएगा, ये दिमाग में मत डालना। सिर्फ घटना को सुनिए, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, एनालाइज करिए और उसके बाद अप्लाई करिए कि क्या सचमुच में रेस जिस्टे है कि नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी बात अगर इधर से उधर ट्विस्ट कर गई तो वो रेस जिस्टे नहीं भी हो सकता है। सो एक कहानी है, ये फैक्ट ये है कि एक महिला है, देयर इज ए वुमन डब्ल्यू, और इस महिला को गोली लगी है, किसी ने गोली मार दी है, इस महिला को किसी ने शूट कर दिया है। अब गोली लग गई तो महिला छटपटा रही थी, गोली के लगने के बाद खून निकल रहा था। तो पुलिस पहुंची तो देखी कि महिला मर चुकी है, महिला को गोली लगी है, खून से पूरा फर्श सना हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। किस्सा यह है कि महिला मरने के पहले, गोली लगने के पहले पुलिस को ही फोन कर रही थी और यह कह रही थी कि मेरे घर में कोई आदमी घुस गया है जो मेरी जान लेना चाहता है, उसके पास पिस्टल है, यह सारा कुछ बताना चाहती थी। और इसी पर्पस से उसने फोन लगाया था पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जो ऑपरेटर होता है वो कुछ बात बता पाती, उसके पहले ही उधर से गोली लग गई और वो मर गई।
अब इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि ये सुसंगत होगा या नहीं होगा, रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा, और क्या रेलिवेंट होगा। तो पॉइंट यहां यह निकलता है कि एक महिला जो कि पुलिस स्टेशन पर फोन कर रही थी, उसने अपना एड्रेस कुछ नाम पता बताया था, थोड़ी बात बताई थी, और उसके बाद उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि उस महिला को गोली लग गई और वो मर गई। तो जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को वहां पर क्या मिला? एक डेड बॉडी, वो भी महिला का। क्या मिला? बुलेट लगी हुई बॉडी। क्या मिला? कि टेलीफोन। क्या मिला? पूरा ब्लड स्टेन्ड फ्लोर, पूरा खून से भरा हुआ घर। नाउ यहां पर जो कुछ भी महिला ने कहा, महिला ने कहा कि भाई मेरे को एक आदमी मारना चाहता है, वो मेरे घर में घुस चुका है। अब इस केस में कहानी ये थी कि महिला जिसके बारे में बता रही थी कि मारना चाहता है, वो उसका पति था। यानी हस्बैंड के ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने अपने वाइफ को गोली मारी थी और हस्बैंड के मारने से ही वाइफ की मृत्यु हुई थी। तो घटना तो यही है। तो सेम ट्रांजेक्शन मतलब कॉल करने से लेकर के मरने तक का, और मरने से लेकर के पुलिस के वापस आने तक का, ये सारी बात क्या हो जाएगी? एक ट्रांजेक्शन के अंदर कवर हो जाएगी। ये सभी क्या हो जाएंगे? सेम ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अब यहां पर कोई आई विटनेस नहीं है, तो पुलिस ही आई विटनेस हो गई। एक तरीके से आई विटनेस भी नहीं बोलेंगे, पुलिस मौके पर पहुंची, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहुंचा। अब यही आदमी अगर कोर्ट में जाएगा तो घटना को बताएगा, और घटना को बताएगा तो उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्यों दी जाएगी तवज्जो? जबकि पुलिस वाला उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, फिर भी उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी, उसका बात एडमिसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टीफन साहब ने कहा था कि कोई एक फैक्ट अगर दूसरे फैक्ट से कोरिलेट कर जाए, सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाए, तो फिर वो रिलेवेंट होगा, और वो रिलेवेंट होगा तो सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट होगा। अब नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस, सोचिए, दिमाग को जरा जोर डालिए। आप ये सोचिए कि महिला तो मर चुकी, तो ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गया, एक एक पूरा सर्कल खत्म हो गया। महिला का जैसे दम टूट गया, जैसे मर गई, कहानी खत्म। अब कोर्ट के सामने यह क्वेश्चन आता है कि क्या पुलिस का जाना, पुलिस का घटनास्थल को ऑब्जर्व करना, पुलिस को मरने के ठीक पहले कॉल करना, पुलिस का वहां पर जाना, क्या ये सब उसी घटना का हिस्सा है? अगर वो उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, यानी पुलिस को कॉल करना, पुलिस का पहुंचना, पुलिस का ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब अगर उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, तो फिर पुलिस के बयान के आधार पर, पुलिस के बयान के आधार पर क्या किया जा सकता है? किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। और जो पुलिस का बयान होगा, क्योंकि पुलिस ही गई है, प्रैक्टिकल सोचो, तो पुलिस का जो बयान होगा वो रेलिवेंट होगा। तो सवाल यही है कि रेलिवेंट होगा? आंसर है होगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम को देखा गया है। ऐसा नहीं है कि घटना हुई और उसके 2 दिन के बाद पुलिस पहुंचती है इंडिया की तरह। आज फोन मिलाएंगे, 2 दिन के बाद पुलिस आएगी, हाँ ठीक है आ रहे हैं। 5 मिनट में पुलिस पहुंचती है। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि महिला का मरना और उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर पुलिस का पहुंचना, ये दोनों एकदम से सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, ये अलग नहीं है। तो वहां पर जो भी एविडेंस मिला, उस एविडेंस के आधार पर ये पाया गया कि मारने वाला उसका खुद का पति ही था। उसी के जूतों के निशान थे, उसी के बारे में पूरी निशानदेही हुई थी। तो पुलिस के सिर्फ बयान पर उस महिला को क्या कर लिया गया? सॉरी, महिला को तो उसके हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया मर्डर के चार्ज के लिए।
तो ये तीसरा एग्जाम्पल था, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल हटके था क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं है, घटना क्या हुई पता नहीं, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन आपको समझने के लिए काम का है। ये सब है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, छोटा सा, काफी रहेगा बस। अब होता क्या है कि आप निकले थे, कोई सामान ला निकले लॉकडाउन में, या हो सकता है कि आप किसी पर्पज से निकले हो, किसी काम से निकले हो। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकले थे, कुछ कदम पर चले ही थे, तो आपका घर बिल्कुल रोड के बिल्कुल पास है, आसपास है बिल्कुल। ये रहा, मतलब ये मेन रोड है जहां पर से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, और आपका घर इस वाले मोड़ के अंदर है, यहां पर आपका घर है। यहां से रोड, ये आपका घर है, ये हाउस है, और यहां से आने का जो समय लगता है, मुश्किल से 3 मिनट वॉकिंग लगता है। तो आप अपने घर के गेट से निकले, यहां तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचे, आपने देखा कि बहुत एक काली कलर की स्कॉर्पियो कम से कम 80-90 की स्पीड से बहुत तेजी से भागी है, छटपटाते हुए, गिरते पड़ते जैसे आदमी भागता है, वैसे एक स्कॉर्पियो काले कलर की बहुत तेजी से भागी है। और जैसे ही आप कुछ समझ पाते, वैसा ही आपने देखा कि इस दूरी पर, कुछ यहां दूरी पर एक आदमी गिरा पड़ा है, और चारों तरफ से भीड़ धीरे धीरे घेर रही है इसको। तो अब आप जो कुछ देख रहे हैं, आपने क्या देखा? आपने देखा एक स्कॉर्पियो काले रंग की भागी, आप नंबर भी नोट कर नहीं सकते थे, आपको पता ही नहीं था कि यह अपराध करके भाग रहा है गाड़ी। तो एक काले कलर की स्कॉर्पियो को भागते हुए देखना, और यहां पर एक आदमी का गिरते हुए देखना, आप इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन में क्या मिलेगा? कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हो ना हो, ये काले कलर का जो स्कॉर्पियो भागा मेरी नजरों के सामने से, उसी ने क्या किया है, इस आदमी को मारा है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और लोग वहां पहुंचे, और वो मार के भाग रहा है, धक्का देके मार के भाग रहा है। वो क्या हो गया? सेम ट्रांजेक्शन। और आप क्या देख रहे हैं? सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा हो रहे हैं। ये भी क्या है? यानी कि अगर कल को कोर्ट में जाके आपको गवाही देनी पड़ी, स्टेटमेंट देना पड़ा, विटनेस बनना पड़ा, तो आप ये बोल देंगे सिर्फ आपका ये कहना कि मैंने काले कलर की स्कॉर्पियो को जाते हुए देखा था, और इस आदमी को गिरते पड़ते हुए देखा था, जमीन पे गिरते हुए। तो जो भी काला कलर का स्कॉर्पियो होगा, आपने कुछ उसमें अलग चीज मार्क किया होगा, तो जो भी काला कलर का स्कॉर्पियो चला रहा होगा, उसके ड्राइवर को पनिशमेंट मिल जाएगा सिर्फ आपके इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि वो आदमी मर गया, तो उसको इसकी मौत का जिम्मेदार बनाया जाएगा, उस पर्सन को। किसको? स्कॉर्पियो वाले को। और आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो आपके स्टेटमेंट पर, तो सवाल यह है कि आपका स्टेटमेंट क्या रेस जिस्टे है, सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है? The answer is yes. The answer is yes. वो भी क्या है? वही है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? सेम ट्रांजेक्शन होते हैं। और भी कितने भी तरह के हम लोग एग्जाम्पल ले लेते, ये मैं इसलिए मैंने बोला कि हमको, आप लोगों को सबको क्या करना होगा? स्टीफन साहब का माइंड पढ़ना होगा। अब नाउ एक और एग्जाम्पल लास्ट देता हूं, इसको जरा समझिए, उससे आपको समझ में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि गांव है, विलेज, उसमें 14 साल की लड़की है, वेरी 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल। आप अगर दार्जिलिंग साइड गए होंगे तो आपको पता होगा, उधर बहुत गरीबी है, लोग आज भी लकड़ी वकड़ी चुन के लोग खाना पकाते हैं। तो ये 14 साल की लड़की जंगल से लकड़ी चुन के इकट्ठा कर रही थी, ला रही थी। उसी समय, इन द मीन टाइम, जिस गांव में ये रहती थी, उसी गांव का मुखिया, उसका लड़का, जो कि 22 साल का लड़का था, वो उसको उसी जंगल में उसके साथ रेप कमिट कर देता है। होता उसके साथ रेप है। लड़की उस कंडीशन में जंगल में चिल्लाती है, बचाने की गुहार करती है, सब कुछ करती है। जब चिल्लाती है तो एक दो लोग उसकी तरफ पहुंचते भी हैं। तो जैसे पहुंचते हैं, तब तक वो आदमी, यानी कि जो मुखिया का लड़का है 22 साल का, वो रेप कमिट कर चुका होता है और वो भाग जाता है।
तो दो आदमी पहुंचते हैं, दो आदमी, और वो उस लड़की को कपड़ा वगैरह दे करके, थोड़ा मेडिकल असिस्टेंस दे करके छोड़ देते हैं। वो लड़की भी कहती ठीक है जाओ, बस इतना काफी हेल्प हो गया। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसने एक चीज बताई, भागने वाले जो आदमी वहां पर थे उसको ये बताई कि जो लड़का जो अभी भागा मेरे साथ गलत काम करके, वो हमारे गांव के मुखिया का लड़का है। अब यहां पर जैसे ही इस लड़की ने अपने ही रेप के बारे में दो आदमियों को बताया और कहा कि ये अपराधी जो है मुखिया का लड़का है, तो वो क्या हो गया, वो सीधा सीधा एक सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो गया। कैसे हो गया? ट्रांजैक्शन तो अगर समझें तो रेप जैसे कमिट हो गया वैसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं। रेप कमिट होने के बाद जब वो मुखिया का लड़का वहां से भागा, जब अपराधी अपराध करके छोड़ देता है, मारने वाला मर्डर करके चला जाता है, तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। हमको ये बस कलेक्ट करना होता है कि क्या हम उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं या पर्टिकुलर फैक्ट उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा है भी कि नहीं है। तो रेप करके रुका, लेकिन जैसे ही आवाज उसने सुन लिया कि भाई बचाओ बचाओ और कुछ लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं उसकी तरफ, वो दौड़ के भाग गया। जैसे ही दौड़ के भाग गया और दो लोग पहुंच गए बाहर के लोग, तो वो दो लोग क्या हो गए, उस घटना स्थल के चश्मदीद गवाह हो गए, उस ट्रांजैक्शन का ये भी हिस्सा हो गए। भले इन्होंने अपराध नहीं किया, इसने रेप नहीं किया दो लोगों ने, लेकिन वो रेप वाली घटना लड़की सबको देखा। तो अब ये दोनों अगर जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देंगे और साफ साफ जाके कहेंगे कि हाँ ये उस दिन लड़की ने मेरे को बोला कि हाँ ये मुखिया का लड़का है, तो क्या मुखिया का लड़का बच सकता है? नो चांस। मुखिया के लड़के को रेप केस के लिए कन्विक्शन मिलना ही है। क्यों मिलेगा? सवाल कोर्ट के सामने क्या होगा, कोर्ट के सामने कि उन दोनों आदमियों के बयान का वजन क्या है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट स्टेटमेंट। तब यहां स्टीफन साहब ने कहा अरे भाई घटनास्थल पर था ना, घटना से जुड़ा है कि नहीं बस इतना बताओ। अगर घटनास्थल पर था या घटना से किसी हालत में जुड़ गया तो वो सेक्शन 6 के अंदर रेस जेस्टे है, और जो अगर रेस जेस्टे है तो वो सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट है। बात खत्म हो गई, दैट्स इट। लेकिन अगर यहीं पर सीन थोड़ा पलट देते हैं, अगर वो लड़की चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, एक कुत्ता भी नहीं आता, एक बिल्ली भी नहीं आती, कोई जानवर भी नहीं आता। आदमी छोड़िए, कुत्ता बिल्ली जानवर जो होते हैं ना बहुत एक्टिव होते हैं, आवाज सुन के दौड़ जाते हैं, खास के कुत्ता, कुत्ते का सेंस बहुत तेज होता है। तो ना हो कोई नहीं पहुंचा और आराम से रेप कमिट करके वो निकल गया मुखिया का लड़का। अब ये लड़की बड़ी पेशो पेश में है कि मैं क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं। 8-10 दिन के बाद जब उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, लगता है कि मैं शायद प्रेग्नेंट हो गई हूं उस रेप की वजह से, अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब उसको लगता है कि अब मेरा बहुत बड़ा कुछ लॉस होने वाला है। नाउ आफ्टर 8 to 9 days अपनी मां को जाके बताती है कि मेरे साथ मुखिया के लड़के ने गलत किया, ऐसा ऐसा किया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया ना कि मुखिया के लड़के ने 10 दिन के बाद कही कि ये किया, ये रिलेवेंट नहीं होता है, रिलेवेंट नहीं होता ना रिलेवेंट होगा। क्यों नहीं रिलेवेंट होगा? क्योंकि बीच का जो ड्यूरेशन मिल गया उसको, 8 से 10 दिनों का जो समय मिलता है, जो गैपिंग है, ये 10 दिनों के गैपिंग में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो उसी का नाम लेके उसको फंसा रही हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, किसी और का होगा, किसी और के नाम से माथे पे टकरा रही हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 दिनों का गैप होने के बाद भी, 10 दिनों का जो गैप हुआ उसमें कोई तीसरा आई विटनेस नहीं है, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई चिल्लाने की, रोने की, बचाने की, मदद की, किसी तरह का कुछ भी हिंट नहीं है। तो वैसे कंडीशन में उसकी स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी पे शक होगा, इसीलिए कहा जाता है कि उसको रिलेवेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि उस हादसे का, उस इंसिडेंट का जो असर होता है, जो इंपैक्ट होता है, वो खत्म हो गया। अब चूंकि इंपैक्ट खत्म हो गया था, प्रभाव
अब उस एंगल से नहीं सोचना है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो गई तो दिख रहा है, दैट इज ए डिफरेंट इशू, मेडिकल पॉइंट है, लेकिन रेस जेस्टे के पॉइंट से वो पॉइंट नहीं आता है। तो आई होप सो कि आपको रेस जेस्टे का ये सारा एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो फिर रेस जेस्टे में कुछ भी नहीं है। रेस जेस्टे का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। टुमारो आई विल शेयर ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रेस जेस्टे। थ्योरेटिकल पार्ट ये है, प्रैक्टिकल पार्ट आपको बस समझना है कि क्यों है। तो अब आप हर जगह इस चीज को दिमाग में रखना कि अगर कोई हम सेक्शन पढ़ रहे तो सेक्शन को मत दिमाग में रखिए, बस ये सोचिए कि पर्टिकुलर पॉइंट को स्टीफन साहब ने क्यों पुट किया, सोचिए क्यों पुट किया। एविडेंस के बदौलत हम करते क्या है, एविडेंस के बदौलत हम जस्टिस करते हैं, एविडेंस के बदौलत किसी को सजा देते हैं, एविडेंस के बदौलत किसी को निर्दोष भाईजत बरी करते हैं। जब बहुत कुछ होता है तो क्या बोलता है कोर्ट, भाई एविडेंस नहीं था, लैक ऑफ एविडेंस, इसीलिए सजा नहीं दे सकते, इवन दो ही इज एन अक्यूज्ड। ठीक है, तो टुमारो वी विल डिस्कस द थ्योरेटिकल पार्ट। अभी के लिए बस इतना ही।